अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदनी एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 की फेडरल बायोलॉजी की बुक के साथ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप स्टूडेंट्स के लिए फेडरल की बायोलॉजी को भी पेश किया जाए। सिंध के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम कहें कि मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंध की बुक ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फेडरल बायोलॉजी की बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो आज की इस वीडियो से इस बुक का आगाज़ किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ईयर क्लास के सिंध बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो तरतीब के साथ में अलसादिक इंस्टीट्यूट पर अपलोड हो रहे हैं। तो कमेंट के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग उनको देख सकते हैं। मजीद लेक्चर्स भी वहाँ पर अपलोड किए जाएंगे जो हमारे से रह चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फेडरल बायोलॉजी का पहला चैप्टर मौजूद है वो है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक तो इसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर बयान किया जा रहा है और उसके अलावा सेल के फंक्शंस बयान किए जा रहे हैं। दरअसल सेल में पाए जाने वाले जो पार्ट्स हैं जिनको ऑर्गेनेल्स कहा जा रहा है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बयान की जाएंगी। अगर हम सबसे पहले बयान करें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो यहाँ पर सेल का इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया जा रहा है कि हमें मालूम है सेल जो है जानदारों का बेसिक यूनिट होता है और इसके हवाले से एक कॉन्सेप्ट जो है दिया गया था जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है, जो कि 19वीं सदी के बीच में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब मजीद इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शंस होते हैं या जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उन सब का जो बेसिक यूनिट होता है वो हमारा सेल होता है। और एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज़्यादा या एक सेल का बना हुआ हो सकता है। और नया सेल कैसे आता है? जब पहले से मौजूद सेल जो है वो टूटता है सेल डिवीजन के नतीजे में, तो फिर नया सेल हासिल होता है। यानी अगर एक सेल मौजूद है, वो टूटेगा तो फिर दो सेल आएंगे। तो पहले से मौजूद सेल टूटेगा, इस तरह से सेल डिवीजन के नतीजे में मजीद सेल्स आते रहेंगे। तो इस तरह से ये सेल का कॉन्सेप्ट है जो कि बयान किया जाता है। अब हम यहाँ मौजूद सबसे पहले टॉपिक का जिक्र करते हैं जो कि है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। यानी कि सेल को जब हम स्टडी करते हैं, सेल के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, तो उस दौरान हम कौन से तरीक़ेकार अपनाते हैं। सबसे पहला जो तरीका यहाँ पर बयान किया जा रहा है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है तोड़ना, सेपरेट करना, अलग अलग कर देना। तो सेल को तोड़ करके उसके पार्ट्स को अलग अलग कर देना, उसके ऑर्गेनेल्स को अलग अलग कर देना, ये प्रोसेस सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। मतलब कि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, सेल में राइबोसोम से, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हम सारे पार्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस अलग अलग करके स्टडी करने का सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। अगर हम सेल फ्रैक्शनेशन की बात करें तो इसके हवाले से बयान किया जा रहा है कि इसके अंदर हम कई सारे मेथड्स को कंबाइन कर सकते हैं, कई सारे तरीक़ेकार हम अपना सकते हैं, जिसके नतीजे में हम लोग आगे चल करके सेल के पार्ट्स को, यानी सेल के ऑर्गेनेल्स को और सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, सेल के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों को हम अलग करेंगे। अब सेल में पाई जाने वाली चीज़ों को अलग किया जाएगा किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड साइज। कोई चीज़ सेल के अंदर पाई जा रही है वो कितनी ज़्यादा डेंस है, हम उस हिसाब से भी उसको अलग कर सकते हैं। और कोई चीज़ कितनी बड़ी है, साइज़ के हिसाब से भी हम उसको अलग कर सकते हैं। जब हम लोग सेल के पार्ट्स को अलग कर चुके होंगे, फिर वो सेल का जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उसे आसानी से स्टडी किया जा सकता है। मिसाल माइटोकॉन्ड्रिया हमने अलग कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उसको अच्छी तरह से जो है स्टडी किया जाएगा। तो इसी तरह से सेल के हर हिस्से को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है सेल फ्रैक्शनेशन के बाद। अगर हम सेल फ्रैक्शनेशन का जिक्र करेंगे तो इसके दो स्टेप्स आ जाते हैं। एक को होमोजेनाइजेशन कहा जाएगा और दूसरे को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेप का जिक्र है वो है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? होमोजेनस मास ऑफ सेल को बनाना। होमोजेनस मास ऑफ सेल का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब मौजूद है। हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ सेल्स को साथ में रखा हुआ है। अब क्योंकि वो मुख्तलिफ सेल्स हैं तो उनके पार्ट्स एक साथ मिक्स नहीं हुए पड़े, सबके पार्ट्स अलग अलग मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है कि सेल मेम्ब्रेन एक तो उनको अलग रख रही है, सेल की एक कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन जो कि उनके पार्ट्स को मिलने नहीं दे रही दूसरे सेल के साथ में। इसी तरह से एक और बैरियर भी है, सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से भी इस सेल के टुकड़े इस सेल में नहीं आ सकते। तो अभी तक एक होमोजेनस मिक्सचर सेल का मौजूद नहीं है जिसमें सारे पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए हों। तो हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर सेल्स के तमाम पार्ट्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो इसके लिए लाजिम बात है सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा जाएगा और सेल वॉल को तोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये दो चीज़ें करी जाएगी ताकि सेल के पार्ट्स आपस में मिक्स हो सके, एक होमोजेनस मिक्सचर इनका बन सके।
इस प्रोसेस के बाद से यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इसके दौरान ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स होगी। सेल्स को ग्राइंड किया जाएगा, पीसा जाएगा, ताकि उनके पार्ट्स जो है आपस में मिक्स हो सके। ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स के दौरान जो है पीएच का खास ख्याल रखा जाएगा। पीएच ठीक होनी चाहिए, उसके अलावा आयोनिक कंपोजिशन ठीक होनी चाहिए और टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। जहाँ पर सेल्स मौजूद हैं वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के आयंस की कंपोजिशन, वहाँ की पीएच ठीक होनी चाहिए, ताकि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिकम्पोज ना हो जाए, जो सेल के पार्ट्स हैं वो ख़राब ना हो जाए। तो उनको ठीक रखने के लिए ये सूटेबल मीडियम दी जाएगी जिसमें तमाम चीज़ें प्रॉपर होंगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर एक एंजाइम यूज़ किया जाएगा जिसका नाम है पेक्टिनेज। ये पेक्टिनेज जो है ये सेल की सेल वॉल को तोड़ने का काम करेगा, जो कि पेक्टिन की बनी होती है। तो इस तरह से सेल वॉल भी डाइजेस्ट हो जाएगी। यही बात लिखी हुई है कि ये मिडल लेमिला को तोड़ने का काम करेगा। मज़े लिखा हुआ है कि ये ब्लेंडर की मशीन के अंदर यूज़ होगा, आगे हम तस्वीर में भी देखेंगे। इस तरह से यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल्स हो जाएगा। सेल्स के तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो एक जैसे ही तकसीम हो जाएंगे, सारे हिस्से में पहुंच जाएंगे और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाएगा। सबसे पहले होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस को दिखाया हुआ है। ये मशीन जो ब्लेंडर है जो कि मिक्सिंग का काम करेगी इन सेल के पार्टिकल्स को। और इससे पहले जो है एक टेस्ट ट्यूब को दिखाया हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स साथ में रखे गए हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद है। ब्लेंडर में जब हम दाखिल करेंगे तो सेल के जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एक साथ मिक्स हो जाएंगे, सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सारे जो है बराबरली तकसीम हो जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी, सेल वॉल जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। सेल वॉल को ख़त्म करने के लिए एंजाइम यूज़ किया जाएगा ताकि वो ख़त्म हो, वरना सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्लेंडर की वजह से ही, उसकी मूवमेंट की वजह से ही ये ब्रेक हो जाएगी। तो सेल के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, प्रॉपर एक हमारे पास मिक्सचर जो हासिल होगा उसे होमोजिनेट कहा जाएगा। तो होमोजिनेट वो मिक्सचर है जो कि होमोजिनाइजेशन के बाद हमें हासिल हुआ है। फिर उस होमोजिनेट का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि उसे स्पीड के साथ में गोल गोल घुमाया जाएगा। यहाँ पर भी ये बयान किया जा रहा है जो सेल्स हैं उन्हें होमोजिनाइज्ड किया जाएगा एक ब्लेंडर के अंदर ताकि वो टूट सके और मिक्स हो सके। जो मिक्सचर बनेगा उसे होमोजिनेट कहा जाएगा, फिर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। अब हमारे पास दूसरे स्टेप का जिक्र किया जा रहा है जो कि है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल के सबस्टेंसेस को जो है वो अलग किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड देयर डेंसिटीज। डेंसिटी और साइज के हिसाब से पार्टिकल्स को अलग किया जाएगा और इसके दौरान जो फोर्स लगाई जाएगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जो सेंटर से दूर ले जाती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो जो चीज दूर लेकर जाती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है और जो चीज करीब लेकर आती है वो सेंट्रीपिटल होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इन पार्टिकल्स को जुदा किया जाएगा। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी ही दूर चले जाएंगे। अब इस प्रोसेस के दौरान भी मशीन यूज होगी जिसे सेंट्रीफ्यूग कहा जाएगा। इस मशीन का काम जो है टेस्ट ट्यूब्स को बहुत ही तेज स्पीड पर घुमाना होता है। तो जब सेंट्रीफ्यूग उन्हें घुमाएगी तो उस नतीजे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी जिस वजह से पार्टिकल्स जो हैवी होंगे वो दूर चले जाएंगे जल्दी से ही। यही बात लिखी हुई है कि ट्यूब्स घूमेंगी तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो कि कंटेंट्स पर यानी कि उन चीज़ों के ऊपर लगेगी। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि इस सेंट्रीफ्यूगेशन की दो किस्में होती हैं। एक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरी है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो हम स्पाइनिंग ट्यूब्स का ये जिक्र कर रहे हैं, ये जो पूरा तरीक़ेकार जिक्र कर रहे हैं जिसमें हम सेंट्रीफ्यूग का यूज़ कर रहे हैं, ये दरअसल इस डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर आ जाता है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का एक अलग तरीक़ेकार है जिसको हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद पढ़ेंगे। इस तस्वीर के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो दरअसल डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन दिखाई जा रही है कि पहले एक ऐसी टेस्ट ट्यूब मौजूद है जिसमें सेल होमोजिनेट मौजूद है, एक मिक्सचर जिसके सारे पार्टिकल्स पूरे ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन की जाएगी तो नतीजे में जो पार्टिकल्स हैवी होंगे और ज़्यादा डेंस होंगे, बड़े पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे आकर के बैठ जाएंगे। जो पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे उन्हें पेलेट कहा जाएगा या सेडिमेंट कहा जाएगा और जो पार्टिकल्स लाइट होंगे और ऊपर मौजूद रहेंगे उन्हें सुपरटेंट कहा जाएगा। अब हम लोग एक और टेस्ट ट्यूब लेकर आएंगे जो खाली होगी, उसके अंदर ये सुपरटेंट वाला जो पार्ट है वो दाखिल किया जाएगा। जब हम इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर दाखिल करेंगे तो जो लाइट पार्टिकल्स है वही जो है इसमें दाखिल होंगे, हैवी पार्टिकल्स जो नीचे मौजूद हैं वो इसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से लाइट पार्टिकल्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। अब दोबारा से बड़ी स्पीड के साथ में
टेस्ट ट्यूब को घुमाया जाएगा। जब दोबारा से इन्हें घुमाया जाएगा तो नतीजे में फिर जो कुछ वज़नी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाएँगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है बार-बार रिपीट किया जाएगा। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हो रहा है कि इस मशीन को घुमाया जा रहा है और किस स्पीड के साथ में घुमाया जा रहा है कि जो ग्रेविटी की फोर्स होती है उससे 1000 गुना ज़्यादा स्पीड पर जो है 10 मिनट के लिए इसको घुमाया जा रहा है। जब इसको घुमाया गया तो नतीजे में हमारे पास क्या हुआ कि सेल के जो डेब्रिस थे, सेल के जो टुकड़े थे और जो न्यूक्लियस वाला पार्ट था वो नीचे सेटल डाउन हो गया, वो पेलेट बन गया और ऊपर जो है वो हल्के पार्टिकल्स मौजूद थे जिन्हें हमने सुपरटेंट कहा। फिर क्या हुआ कि उन सुपरटेंट्स को हमने दोबारा से एक खाली टेस्ट ट्यूब के अंदर दाखिल कर दिया। फिर इस टेस्ट ट्यूब को हमने 20 मिनट के लिए घुमाया, लेकिन इस बार स्पीड को जो है हमने बहुत ज़्यादा कर दिया। 20,000 गुना ज़्यादा ग्रेविटी से हमने स्पीड को कर दिया। जब स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी तो उस नतीजे के अंदर भी अब जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे मौजूद रह गए पेलेट की सूरत में। इस बार माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है ये नीचे आ गए और बाकी के पास जो थे वो सुपरटेंट के तौर पर ऊपर मौजूद है। इसी तरह से हमने दोबारा से 60 मिनट के लिए और 80,000 गुना ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स के साथ में दोबारा से इसको मूव किया। तो इस दौरान माइक्रोजोम्स जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स थे सेल के, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गए पेलेट के अंदर। और आखिरकार जब हमने इसको 3 घंटे चलाया है 1,50,000 गुना ज़्यादा स्पीड ग्रेविटी के मुकाबले में, तब जो नीचे सबस्टेंस रह गया आखिर में वो थे हमारे पास राइबोसोम्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि शुरू के अंदर हमने कम स्पीड और कम टाइम के लिए इनको घुमाया है। हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम स्पीड में यानी बहुत जल्दी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्पीड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हम बात करें न्यूक्लियस के वाल से, वो ज़्यादा हैवी पार्टिकल है तो वो जल्दी ही नीचे सेटल डाउन हो गया। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्टिकल्स जो हैं वो लेस हैवी हैं न्यूक्लियस के मुकाबले में, तो उनको स्पीड भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से राइबोसोम्स जो बहुत ही छोटे से पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड भी जो है वो ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। टेस्ट ट्यूब खाली की जाती है, सुपरटेंट को दूसरी ट्यूब में दाखिल किया जाता है। इस तरह से सुपरटेंट को खाली कर करके आखिरकार हमारे पास जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे वो भी अलग हो जाएंगे पेलेट की सूरत में और फिर इस तरह से सेल के पार्टिकल्स को अलग किया जाएगा। यही बात बयान की जा रही है कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान कोई पार्टिकल अगर मौजूद है कि उसकी जो साइज है, जो शेप है, वो बताएगी कि कितना जल्दी वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा पेलेट की सूरत के अंदर। स्पीड को भी हम लोग इसके दौरान यूज़ कर सकते हैं। फिर अगले स्टेप के अंदर जो पार्टिकल नीचे बैठ गया वो पेलेट और जो पार्टिकल ऊपर ही मौजूद रहा लिक्विड में वो सुपरटेंट। फिर हम स्पीड को और बढ़ा देंगे। सुपरटेंट को हम लोग एक नई ट्यूब के अंदर दाखिल करेंगे और दोबारा से उसे जो है सेंट्रीफ्यूग होने देंगे। इस तरह से हमारे पास छोटे से छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग होते रहेंगे। स्मॉलर साइज के पार्टिकल सेल्स के जो हैं वो अलग अलग होते जाएंगे हर पेलेट के अंदर। अब हम दूसरी किस्म का जिक्र करते हैं जो कि है हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस के दौरान हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक सॉल्यूशन दाखिल कर देंगे। सॉल्यूशन के तौर पर हम सुक्रोज भी दाखिल कर सकते हैं या फिर हम लोग सीजियम क्लोराइड को भी दाखिल कर सकते हैं। तो जब हम सीजियम क्लोराइड को दाखिल करेंगे फिर इसके अंदर हम पार्टिकल्स को दाखिल करेंगे। हमने मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल दाखिल कर दिया जिसकी डेंसिटी सीजियम क्लोराइड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो वो पार्टिकल नीचे के तौर पर आकर के बैठ जाएगा। इसी तरह से जिस पार्टिकल की डेंसिटी सीजियम क्लोराइड के मुकाबले में बहुत कम होगी वो आकर के ऊपर की तरफ बैठ जाएगा। इस तरह से जिस पार्टिकल की डेंसिटी इन दोनों के बीच वाली होगी, यानी ना वो ज़्यादा लाइट होगा और ना ही वो ज़्यादा हैवी होगा, तो वो आकर के बीच में सेटल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान में डेंसिटीज़ का और साइज का डिफरेंस रखा जाता है। मुख्तलिफ पार्टिकल्स यूज़ किए जाएंगे उस सॉल्यूशन के अंदर जिनकी डेंसिटी और साइज का फ़र्क होगा, तो वो मुख्तलिफ लेयर्स बना करके सेटल हो जाएंगे। अपर लेयर के अंदर लेस डेंस होंगे और लोअर लेयर्स के अंदर ज़्यादा ही डेंस हैवी पार्टिकल्स होंगे। इसके अलावा से मैं एक तस्वीर इंटर क्लास की बायोलॉजी से दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ये समझ आ जाए। इस तस्वीर के अंदर सीजियम क्लोराइड का जो है वो सॉल्यूशन मौजूद है। अब सीजियम क्लोराइड के अंदर डीएनए को रखा गया है। क्योंकि ये डीएनए वो रखा गया है जिसके अंदर आइसोटोप यूज हुआ पड़ा है नाइट्रोजन का, तो ये हैवी आइसोटोप वाला मौजूद है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये आकर के बॉटम में नीचे सेटल हो गया। इसी तरह से फिर हमने इस ट्यूब के अंदर एक और डीएनए दाखिल किया जिसके अंदर एक धागा तो नॉर्मल नाइट्रोजन वाला है
जबकि दूसरा धागा जो है वो 15 नाइट्रोजन वाला मौजूद है। यानी कि ये पहले के मुकाबले में इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ आ गया, जबकि पहले वाला नीचे की तरफ मौजूद था। इसी तरह से इस ट्यूब के अंदर हमने एक और डीएनए को दाखिल किया हुआ है, जिसके अंदर दोनों ही डीएनए के धागे 14 नाइट्रोजन वाले हैं, जबकि इसके अंदर एक धागा तो 14 वाला है, जबकि दूसरा 15 वाला है। तो वो अपनी पुरानी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो हल्का धागा है वो ऊपर की तरफ आ चुका है, और इसी तरह से जो हैवी है वो नीचे की तरफ मौजूद होगा। तो कहने का मकसद, डेंसिटीज के डिफरेंस के हिसाब से वो अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल्स आ जाता है। तो इस तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। इस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का ब्लड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग करने में भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को बयान किया जा रहा है। जैसा कि हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी ही नीचे बैठ जाते हैं, और जो हमारे पास हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो वो पेलेट की सूरत इख्तियार कर देते हैं, क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होता है। और उनके पास लिखा हुआ है कि उनके अंदर हाईएस्ट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मौजूद होगा, यानी कि वो कुव्वत जो उनको नीचे बिठा रही है वो ज़्यादा उनके अंदर मौजूद है। इस कुव्वत का एक यूनिट होता है जिसे स्वीडबर्ग यूनिट कहा जाता है। यही स्वीडबर्ग यूनिट आपने जो है राइबोसोम में डिस्कस किया था कि राइबोसोम के अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो 70 स्वीडबर्ग का होता है, इसी तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80 स्वीडबर्ग का होता है। तो इनके ये यूनिट्स मौजूद है। अब मजीद यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो होते हैं वो एडिटिव नहीं होते। ये जो कुव्वत होती है जो उन्हें नीचे बिठा रही है वो एडिटिव नहीं होती, यानी कि वो प्रॉपर एडिशन की बेस पर हासिल नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक राइबोसोम का हिस्सा है जो कि 30 स्वीडबर्ग यूनिट वाला है, और दूसरा राइबोसोम का हिस्सा है जो 50 स्वीडबर्ग यूनिट वाला है। लाजिम बात है, ये थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है, जल्दी नीचे बैठ जाएगा, और ये वाला पार्टिकल जो है वो थोड़ा देर से नीचे बैठेगा। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें और ये बन जाए 80 स्वीडबर्ग वाले, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए हम कह रहे हैं ये एडिटिव नहीं होते, बल्कि ये वाला बन रहा है 70 स्वीडबर्ग वाला। 10 फिर भी हमारे कहीं चले गए। तो ये एडिटिव इनकी वैल्यूज नहीं होती। एडिटिव क्यों नहीं होती ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि सेडिमेंटेशन का जो रेट है कि कोई कितनी रफ्तार से नीचे बैठेगा, एक तो वो मास पर डिपेंड करेगा, उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा जब पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं। जैसे 50 वाला और 30 वाला टुकड़ा, ये दो राइबोसोम के पार्ट्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो उनके जुड़ने के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर एक पार्टिकल है इस तरह से, चारों तरफ से उसको फोर्स लग रही है, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है, फोर्सेस लग रही है जो उसे नीचे बिठा रही। एक पार्टिकल इसी तरह से है, उसके ऊपर भी फोर्सेस लग रही है, वो उसे नीचे बिठा रही। लेकिन ये दोनों टुकड़े जुड़ते हैं। जब ये दोनों टुकड़े जुड़ेंगे तो उनको इन हिस्सों से तो फोर्स लग रही है, लेकिन इस हिस्से को फोर्स नहीं लग रही। तो इस तरह से उसकी वैल्यू जो है नीचे बिठाने वाली वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जबकि उसमें भी फ़र्क होगा। तो इसी तरह से सरफेस एरिया की कम होने की वजह से जो स्वीडबर्ग की वैल्यूज़ जो हैं वो एड प्रॉपर तौर पर ना हो सके। अगर हम अलग से उनको मेजर करेंगे वैल्यूज़ कुछ और होंगी, जब साथ में उनको मेजर करेंगे तो वैल्यूज़ अलग होगी। एग्जाम्पल वही आगे दोबारा से राइबोसोम वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।